Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad, where every day we used to conduct this session जहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स देखते हैं. सो आज के इस सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उनको कवर करेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से. सो 22 ऑफ मई से जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं. मैं आपको पहले एक लिस्ट दिखा देती हूँ कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं, सो दैट आपको भी एक ओवरव्यू मिल जाएगा. फिर हम उसको इन डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं सेशन. और अच्छा लगता है सेशन तो लाइक ज़रूर कर दिया करो. यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन, शेयर इट. जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको रेफ़र कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचती रहे. अच्छा, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो ये एक लिस्ट है. ये लिस्ट क्या है? सबसे पहले तो बारालाचाला पास के बारे में बात करेंगे जो आपके ज्योग्राफी से लिंक करता है. क्यों न्यूज़ में है वो देखेंगे. रिवर इसके पास से जो गुजरती है वो, और मैप में बाकी पासेस के विद रिस्पेक्ट टू में भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो मैप प्रैक्टिस इसके लिए बनती है. दैट इज़ अ मैप बेस्ड क्वेश्चन आई वुड से, राइट. और वैसे ही एक राजाजी टाइगर रिजर्व है, तो ये भी ये आपके जीएस पेपर 3 से लिंक करता है. कहाँ पर है ये टाइगर रिजर्व? उत्तराखंड के अंदर है. क्यों न्यूज़ में है वो देखेंगे, और बाकी से एसोसिएटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो करेंगे. हर दिन हम एक टाइगर रिजर्व या कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया जो न्यूज़ में है वो लेते ही हैं. और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप वो वहाँ की जिस स्टेट में वो है बाकी सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़, उसी के साथ में आप अपने होमवर्क के ज़रिए लोकेट कर रहे हो मैप में. मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जैसे आज फॉर एग्जांपल उत्तराखंड घूम के आएंगे हम, राजाजी टाइगर रिजर्व देखेंगे, तो आपको क्या करना है, उत्तराखंड में बाकी जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो कवर करने हैं. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट इनॉग्रेट हुआ है एट इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन. क्या है ये सेंटर, क्या है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, क्या पर्पस है इसका, कभी इसकी अनाउंसमेंट करी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बारे में बातें करेंगे. जीएस पेपर 2 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो, पेपर 3 से भी. विंग्स इंडिया 2024 अपकमिंग इवेंट आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग एविएशन सेक्टर से है. तो यहाँ पर एक ऑलरेडी एक इवेंट हुआ उसके विद रिस्पेक्ट टू में. सो कहाँ पर हुआ, क्यों हुआ, क्या पर्पस है वो देखेंगे. पेपर 2 पेपर 3 से लिंक कर सकते हो. स्टार्स प्रोग्राम क्या है, और स्टार्स प्रोग्राम के चलते इसी प्रोग्राम के अंडर अभी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी गई. वो वर्कशॉप बेसिकली क्या पर्पस है उसका, और ये स्टार्स प्रोग्राम क्या है, इसको इन डेप्थ करेंगे. जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आज आया है, इंडिया एज अ क्वाड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब. सो वाई इंडिया इज़ बीइंग चूजन फॉर कमिंग विद बायो मैन्युफैक्चरिंग हब. होगा क्या इससे, बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, और क्वाड की हेल्प से. सो वहाँ पर क्योंकि ये क्वाड लेड है तो इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस रहेगा. इससे इंडिया को क्या बूस्टअप मिलेगा, क्या इसमें कोई बैरियर्स आ सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है. काफ़ी एक अच्छा एडिटोरियल है. पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो. सो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से लिंक कर सकते हो. काफ़ी चीज़ें हैं जानने के लिए, तो जैसे जैसे हम सेशन में बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा. ठीक है, अब 2 बातें ध्यान में रखना. इस सेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है. यू डोंट नीड टू, ये जो लाइंस भी है ना, मैं ये नहीं पढ़ूंगी इन डेप्थ. मतलब लाइंस पढ़ना मुद्दा नहीं है, पर्पस है आपको समझाना, राइट. सो लाइंस बाद में भी पढ़ी जा सकती हैं. फिर जैसे मैं आपको एक नुमाइना दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की. मैं पढ़ दूँ कि एस्टैब्लिशमेंट वाज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन सितंबर 2019. एम है टू सेट लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, डेवलप ड्रॉट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम. तो मतलब आप समझ रहे हो, कोई पर्पस ही नहीं है इस चीज़ का. तो इसीलिए बस ये कोशिश करो कि जो मैं बोल रही हूँ वो समझ लो, वो सुन लो अच्छे से, बातें क्लियर हो जाएंगी. दूसरी बात, नोट्स मेकिंग अगर आप बनाना चाहते हो तो वो मैं ये नहीं कहूँगी मत बनाओ जो, लेकिन क्रिस्प मैनर में, जो चीज़ें मतलब आपको लगता है पॉइंटर की तरीके से खेलना है, बस ये. और सुन लोगे तो अच्छा रहेगा. नोट्स मेकिंग पे बस ध्यान मत दो कि सिर्फ नोट्स बनाने के लिए सुन रहे हैं. पहले सुन लो, नोट्स बाद में भी बन जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है जिसको हम कवर कर रहे हैं वो ये है कि अभी यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एट इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन. कहाँ पर? देहरादून के अंदर. सो जैसे कि मैं बता ही रही थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था एस्टैब्लिशमेंट इसकी 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में ऑफ UNCCD बेसिकली 2019 के अंदर. एम क्या है?
लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट सेट करना। UNCCD सबको पता ही है, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कि ड्रॉट रिस्क अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करना, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना ऑफ लैंड टेन्योर एंड राइट्स, लैंड डिग्रेडेशन के जो इम्पैक्ट हैं उसको असेस करना ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, राइट, टू फैसिलिटेट द रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड। कैसे? थ्रू टेक्निकल सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, साउथ साउथ कॉपरेशन, लैंड डिग्रेडेशन के इश्यूज को एक्सेस करना। सो यहाँ पर ये सेंटर क्या है, सेंटर का पर्पस क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये पढ़ने के लिए सिर्फ आप 2 मिनट सुन लो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो पर्पस है इस सेंटर का, ये सेंटर बता दिया कहाँ लोकेटेड है, इसका फोकस है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट पे। मतलब ये कि सिंपल भाषा में दैट टेकिंग केयर ऑफ आवर लैंड एंड यूजिंग इट इन अ वे दैट कीप्स इट हेल्दी, प्रोडक्टिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सेंटर के बेसिकली फोकस रहेगा, सेंटर विल हैव एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स जो स्टडी करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट को, तरीके, यू विल एक्सप्लोर वेज टू प्रोटेक्ट योर लैंड, जैसे सोयल इरोजन से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो एक्सपर्ट्स जो हैं सेंटर के अंदर, दे विल ऑल्सो स्टडी द वेज टू यूज लैंड इन अ सस्टेनेबल मैनर, ताकि आप खुद भी उसका फ़ायदा उठाओ और एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाओ और फ्यूचर जनरेशन को सोच के अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ करो। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच के अंदर आप यू आर लुकिंग वेज सो एज टू बैलेंस ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्पेसिफिकली विद द हेल्थ ऑफ लैंड, उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। सो राइट, सो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के बाय स्टडिंग दिस सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, सेंटर का एम है टू फाइंड सॉल्यूशन टू एनवायरनमेंट चैलेंजेस एंड प्रमोट वो वाली प्रैक्टिसेस जो दोनों को हेल्प करें, नेचर को भी और to the people also. So it will help you to spread awareness about the importance of taking care of our land for future generation as well. So इसीलिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, लैंड डिग्रेडेशन को असेस करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट दैट आर अलाइंड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, strengthening the assessment, monitoring and reporting of land-based indicators outlined by UNCCD. ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट ने रिलीजेज यंग टाइग्रेस फ्रॉम कॉर्बेट नेशनल पार्क टू मोतीचूर रेंज ऑफ राजाजी टाइगर रिजर्व। मैप इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि हम राजाजी टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड में बिल्कुल यूपी बॉर्डर के पास लगता है राजाजी टाइगर रिजर्व, फिर उसके नीचे ही देखो बॉर्डर पे लगता है जिम कॉर्बेट, फिर यूपी एंटर कर जाओ तो देखो बॉर्डर पे है उत्तराखंड, इधर नेपाल है पिलीभीत, फिर थोड़ा सा नीचे चलो तो बात कर देख सकते हैं हम दुधवा की। सो मतलब ये हो गई अरेंजमेंट नॉर्थ टू साउथ। लेकिन मैप देखा तो जो आसपास एटलीस्ट एरिया है, आसपास जो उसके रिजर्व पड़ते हैं वो तो देखो, इतना एरिया तो कवर करो। और उत्तराखंड में और कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो आप मैप में लोकेट कर लो तो कवर हो जाएगा उत्तराखंड के प्रोटेक्टेड एरियाज, एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, राइट। सो आज आप उत्तराखंड की मैप में देखोगे उत्तराखंड में जो जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो कवर कर लेना, ठीक है। सो लोकेशन बेसिकली हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल, तो ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड की, यहाँ पर ये राजाजी नेशनल पार्क स्प्रेड करता है। टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, और क्योंकि आपने मैप में देख ही लिया कहाँ लाई करता है तो शिवालिक रेंज है वहाँ पर। सो इट लाइज ऑन द हिल्स एंड फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। 1983 के अंदर राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज मर्ज्ड विद मोतीचूर एंड चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वॉट मेड इनटू राजाजी नेशनल पार्क। ये नाम कहाँ से आता है? राजाजी, फेमस फ्रीडम फाइटर राजगोपालाचारी, तो सबने पढ़ा है हिस्ट्री में, वहाँ से ये नाम आता है राजाजी नेशनल पार्क, क्योंकि ही वॉज पॉपुलरली नोन एज राजाजी, ठीक है। लोकेशन से पता चल रहा है कि इट्स लोकेशन इज इन द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टेम्परेट वेस्टर्न हिमालयाज एंड सेंट्रल हिमालय। इट एनहांसेस द स्पीशीज डाइवर्सिटी बेसिकली। फ्लोरा और फना की बात करें तो यहाँ पर आपको मिक्स्ड ब्रॉड लीव टू तेराई ग्रासलैंड, सेमी एवरग्रीन टू डेसिडियस, ये सब फॉरेस्ट टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। पॉपुलरली यहाँ पर अर्जुन हो गया और ये रोहिणी, शीशम, साल, ये सब स्पीशीज़ जो हैं प्लांट्स की देखने को मिलेंगी। रही बात एनिमल्स की तो टाइगर और एशियन एलिफेंट्स, जंगल कैट, वाइल्ड पिग, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बियर, इट इज़ होम टू दीज वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सो लार्ज नंबर ऑफ बटरफ्लाइज एंड स्मॉल बर्ड्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड हेयर, ठीक है।
Border Road Organization recently rescued 76 tourists, including 7 children stranded at Baralachala Pass. So BRO recently rescued 76 tourists who were there basically stuck at that place, that is Baralachala Pass. So एक ये हाई माउंटेन पास है, हिमालयाज में लोकेटेड है. ये पास ऐसे याद कर लो, LLB मतलब लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में, लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में. सो ये जो है इसको कनेक्ट करता है. सो दिस हाई माउंटेन पास कहाँ पर लोकेटेड है? लेह और मनाली का जो हाईवे है, मनाली से लेह का जो हाईवे है उस पे ये पास इट लाइज अलोंग, और ये कनेक्ट करता है पास लेह डिस्ट्रिक्ट को लद्दाख में और लाहौल डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश के अंदर. सो LLB से याद हो जाएगा, लेह और लाहौल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाला बारालाचला पास. कौन सी रेंज में सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन दी जास्कर रेंज. इट लाइज क्लोज टू रिवर भागा. ये ट्रिब्यूटरी है चनाब की, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ये याद रखना. और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सूर्यताल लेक, राइट, दिस रिवर. हाइट ये लोकेटेड है एट द हाइट ऑफ 16,000 फीट अबव द सी लेवल, एंड इट ऑल्सो फाइंड्स मेंशन इन द रुडयार्ड किपलिंग सेलिब्रेटेड नॉवल किम. तो ये मैप में देखना, बाकी सारी बातें तो बात की हैं, जब तक मैप नहीं देखा तब तक सोच लो कुछ पूरा ही नहीं हुआ है. तो हम बात कर रहे हैं बारालाचला की. ये देखो यहाँ पर है, ये जो मनाली ले के हाईवे पे पड़ता है, और ये बेसिकली कनेक्ट करता है किसको? LLB, ले से लाहौल डिस्ट्रिक्ट. और इसके अगल बगल देखो तो यहाँ पर देखो ये पास है, जोजिला पास है, इधर बनिहाल पास है, इधर पीर पंजाल हो गया, इधर बुर्जिल पास, और थोड़ा नीचे नीचे हिमाचल प्रदेश में एंटर कर गए तो ये आपका रोहतांग पास है इसके नीचे, फिर उसके नीचे देपसा पास. तो ऐसे आप नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट भी पास की देख सकते हो. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता है BRO, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. दे वर्क टायरलेसली टू कीप आवर रोड्स सेफ, एक्सेसिबल, स्पेशली इन द डिफिकल्ट एरियाज, जैसे माउंटेन्स हो गए बॉर्डर के पास. सो वो एक BRO एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द रेस्क्यू ऑपरेशंस, इंश्योरिंग वेलबींग ऑफ द पीपल, राइट. सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स है इंडिया के अंदर, जो कि सपोर्ट करती है टू इंडियन आर्म फोर्सेज. इट प्रोवाइड्स देम द सपोर्ट. 7th of May 1960 इट वॉज फॉर्म्ड. किस लिए? बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इन द रिमोट एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, ये इनका भी मोटो है, ठीक है. श्रमण सर्वम सध्यम, तो साध्यम, तो ये आपका भी मोटो होना चाहिए कि हर चीज़ पूरी हो सकती है, हर चीज़ अचीव कर सकते हो, बस हार्डवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो BRO रोड नेटवर्क्स को मेंटेन करती है, डेवलप करती है बॉर्डर एरियाज के पास, ठीक है, फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज. ऑफिसर्स एंड पर्सनल फ्रॉम जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स फॉर्म द पेरेंट कैडर ऑफ BRO, और इट इज़ ऑल्सो स्टाफ्ड बाय जो ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द इंडियन आर्मीज कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स. तो ये हो गया आपका BRO के बारे में, ठीक है. अगला जो आर्टिकल है विंग्स. विंग्स क्या है? विंग्स इंडिया 2024. सो रिसेंटली अभी जो हमारी सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री है, उन्होंने किसके कोलैबोरेशन में? FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज किया क्या? कर्टेन रेजर, एक इवेंट अहेड ऑफ विंग्स इंडिया 2024. क्या है वो बताऊंगी. ये इवेंट की तस्वीर आप देख सकते हो, कर्टेन रेजर. अब देखो, पहले तो ये देख लो विंग्स इंडिया क्या है. विंग्स इंडिया एक स्पेशल इवेंट है, एक एग्जीबिशन है जो फोकस करती है ऑन दी एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया, कैसे काम कर रही है, क्या न्यू टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज़, प्रोडक्ट, सर्विसेज लाए. और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. अभी आपने देखा था, जैसे हमने गो फर्स्ट की बात करी थी, दिवालिया हो गया, फ्लाइट बंद हो गई उनकी, राइट. तो इसके पीछे आर्टिकल आया था, काफ़ी उसके पीछे हमने उसकी एनालिसिस भी करी थी. ये विंग्स इंडिया 2024 इवेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एविएशन कंपनीज, एक्सपोर्ट्स, ये सब साथ में आते हैं टू शोकेस देयर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, देयर प्रोडक्ट्स, देयर सर्विसेज. तो अभी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने FICCI के साथ दे वांटेड टू क्रिएट लाइक एक्साइटमेंट बोलो या एंटिसिपेशन फॉर द अपकमिंग विंग्स 2024 इवेंट. तो उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, दैट इज़ कर्टेन रेजर इवेंट. मतलब आप ऐसे सोचो कि जब भी कुछ बड़ा आने वाला होता है तो उसके लिए आप एक छोटा इंट्रोडक्शन, एक स्नीक पीक देते हो ना टू समथिंग बिगर दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. तो वही वैसा ही, मतलब कर्टेन रेजर इज़ लाइक दैट स्नीक पीक.
सो इस कर्टेन रेजर इवेंट के दौरान एविएशन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, एविएशन इंडस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट लोग हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी अबाउट कि हम विंग्स इंडिया 2024 इवेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, right? So they talked about latest advancements in the aviation, in the new technologies, how aviation industry की इंडिया के अंदर कैसे ग्रो कर रही है, ये सब कुछ। अब रही बात मिनिस्ट्री ऑफ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दे आर ऑर्गेनाइजिंग द अपकमिंग एडिशन ऑफ विंग्स इंडिया 2024, right? So the Asia's largest commercial, general and business aviation event is to be held जनवरी में होगा at बेगमपट एयरपोर्ट, हैदराबाद। FICCI की बात करूँ तो 1927 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर से इट सर्व्स मेंबर्स फ्रॉम देम, मल्टीनेशनल कंपनी से। इट इज़ द वॉइस ऑफ इंडियाज बिजनेस एंड इंडस्ट्री, राइट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये अथॉरिटी पार्लियामेंट के एक एक्ट से कॉन्स्टिट्यूट हुई थी एंड इट केम इनटू बीइंग ऑन 1 अप्रैल 1995। एयर कार्गो टर्मिनल्स की मैनेजमेंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन, डेवलपमेंट, राइट। सो ये हो गया आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, और पूरा इवेंट जो है वो भी क्या है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। सो आई थिंक अब आपको समझ आ ही गया होगा कि ये विंग्स इंडिया 2024 जो इवेंट है और जो अभी उसके लिए उससे पहले अहेड ऑफ इट कर्टेन रेजर इवेंट आया। सो समिंग अप, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑल्सो टू लर्न अबाउट एविएशन से रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे एयरप्लेन्स हो गया, एयरपोर्ट्स, एविएशन सर्विसेज, मैनी मोर। सो इट विल हेल्प पीपल लर्न अबाउट इट, इट विल हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, हाउ इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी और ट्रांसपोर्टेशन इन आवर कंट्री। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फिर चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। अगला आर्टिकल जो है दैट इज़ कि मिनिस्ट्री जो है, कौन सी मिनिस्ट्री? एडुकेशन की। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ ऑर्गेनाइज किया है एक वर्कशॉप दैट इज स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन, अंडर विच प्रोग्राम? स्टार्स प्रोग्राम, वेयर? इन मुंबई। तो क्या है ये, चलो करते हैं फिर डिस्कस। यहाँ पर जिस वर्कशॉप की बात हो रही है, जो लिखा है ना, दैट इज रिगार्डिंग स्टार्स प्रोग्राम। पहले तो आप ये देख लो, जो वर्कशॉप है अंडर द स्टार्स प्रोग्राम, इट वाज को चेयर्ड बाय द सेक्रेटरीज ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन, ये वर्कशॉप मतलब मैं बात करूँ तो इट इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ वर्कशॉप दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द रेगुलर वर्कशॉप्स। क्योंकि देखो आज के टाइम पे ना, मतलब जब हमारा टाइम होता है तो तब हमें नहीं पता था, तब हम कोई भी डिग्री ग्रेजुएशन के बाद सोचते थे अच्छा ये नहीं करना था, ये करना था, या आधी ज़िंदगी बीत जाती है, फिर उसके बाद समझ आता है कि क्या करना क्या था हमें ज़िंदगी में। तो स्कूल से ही अगर आपको वो लर्निंग्स मिल जाए कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, डिमांड किस स्किल की है, क्या आपको करना चाहिए, कितने फ्यूचर करियर्स हैं। हमें तो वो भी नहीं पता होता था कि कितने फ्यूचर करियर्स हैं, राइट। बस एक बीटेक ही पता चलता था, या बीटेक कर लो या बीकॉम कर लो, बस ये दो ऑप्शन दे देते थे हमें। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बच्चों को वो स्कूल टू वर्क, वो ट्रांजिशन मीन्स बेसिकली द फोकस ऑफ दिस वर्कशॉप इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड how they can prepare for their future careers. It's important for the students to have those right skills, right knowledge to succeed आज के time पे in the world of work. So during this workshop, जो experts हैं, जो educators हैं, वो they will share that valuable information, guidance देंगे बच्चों को. They will talk about different career options, skills जो demand के अंदर हैं, how students can make their most of their education to have a successful future. तो वो guidance आप बोल सकते हो। और यहाँ पर इट इज़ इन लाइन विद, इट इज़ इन एज पर स्टार्स प्रोग्राम। स्टार्स प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2020 में इट वाज अप्रूव्ड, 2021 में इट केम इनटू इफेक्ट फॉर 5 years पीरियड, 2024 से 2025 तक, और वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ इट वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। कितने स्टेट्स में इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड? 6 आइडेंटिफाइड स्टेट्स हैं, and these states will be supported for various interventions for improving the quality of education. हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। इट इज़ कार्व्ड आउट ऑफ समग्र शिक्षा, सबको पता ही है, और ये जो प्रोजेक्ट है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ इट इज़ अलाइंड, राइट। तो ये सारी बातें थी।
अब उसके बाद विल टॉक अबाउट इंडिया एज अ क्वाड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो आज न्यूज़ के अंदर आया है, और इसका हर एक पर्सपेक्टिव जो है वो जानना इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे आर्टिकल की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, इसकी कवरेज करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द आर्टिकल। इंडिया एज अ क्वाड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। तो पहले तो मतलब सबको, मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको पता है कि क्वाड में कितनी कंट्रीज़ हैं, मतलब कौन कौन है क्वाड कंट्रीज़, पहले तो यही पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आती है एक बायो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब क्या है इसका, काफ़ी चीज़ें हो गई ना। चलो फिर देखते हैं, कवर करते हैं, अच्छे से कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए मीन्स में काम आएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्वाड बेसिकली, जस्ट अ मिनट, आई वाज अबाउट टू चेंज द स्लाइड। और हाँ, इन मार्च 2021 क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर वही लाइंस रीड नहीं करते हैं, समझते हैं सिंपल। सो यहाँ क्या हुआ, क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस और जापान, ये 4 कंट्रीज इंक्लूडेड होती हैं। सो दे वांटेड टू वर्क टुगेदर, साथ में कोलैबोरेट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग। दे हैव अ प्लान है टू क्रिएट अ वेरी स्पेशल हब इन इंडिया वेयर दे कैन ब्रिंग टुगेदर देयर एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है इंडिया के लिए भी। और इंडिया के, मैं अभी आगे जैसे हम बातचीत करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बातचीत ही है ये, डिस्कशन से ही चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो दिस हब विल बी लाइक, आप सोच सकते हो एक सेंट्रल प्लेस होगा वेयर क्वाड कंट्रीज विल वर्क टुगेदर, they will share their knowledge and research on manufacturing. So overall, अब हम जो बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और elaborate करते हैं। So they quad countries बहुत टाइम से they are working together on various important things, technology जैसे उसमें से एक लगा लो। So उनमें से technology में से one of the area focus is biotechnology, which is all about क्या है, लिविंग सिस्टम जो है, यू आर यूजिंग देम, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एंड क्रिएटिंग यूजफुल थिंग्स ऑन अ लार्जर स्केल। सो क्वाड सेट अप अ वेरी स्पेशल ग्रुप टू टॉक अबाउट द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी। 2021 में दे सेट अप दैट स्पेशल ग्रुप। दे वांटेड टू, मतलब वो कॉपरेट करना चाहते हैं, विच मीन्स दे वांटेड टू वर्क टुगेदर, है ना, कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस फील्ड के अंदर, टू लुक आउट फॉर दैट। सो अभी तक दे हैवंट फुली एक्सप्लोर्ड द पोटेंशियल ऑफ वर्किंग टुगेदर इन बायोटेक्नोलॉजी। इसीलिए दे थॉट, दे आर थिंकिंग अबाउट एस्टैब्लिशिंग अ स्पेशल हब इंडिया के अंदर दैट वुड बी लेड बाय क्वाड। सो दिस हब वुड बी ऑल अबाउट बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हो गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्वाड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया, दैट विल गिव दैट नेसेसरी फ्लिप टू एनहांस दिस कॉपरेशन। बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब, बायो मीन्स लिविंग हो गया, सो इट इज़ अ वे ऑफ मेकिंग थिंग्स यूजिंग लिविंग सिस्टम्स। इट कैन बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल कल्चर्स। सो इसमें बहुत पोटेंशियल है, इट कैन चेंज द वे इंडस्ट्रीज वर्क अराउंड द वर्ल्ड। एक्सपर्ट्स सोचते हैं दैट अप टू 60% ऑफ द थिंग्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ दे कुड बी मेड थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। कंट्रीज पहले से, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, दे हैव ऑलरेडी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एंड दे हैव स्पेसिफिक पॉलिसीज ऑल्सो to shape their bioeconomics, right? तो यहाँ पर इंडिया की बात करूँ, so by setting up of this quad-led biomanufacturing hub in India, they hope to boost their cooperation in the biotechnology and even बहुत सी amazing things आप कर सकते हो best possible way में, किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करो तो। India had a plan. India has a plan that is called National Biotechnology Development Strategy, जिसमें इंडिया इन्विजन्स एज अ ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बाय 2025। तो ये जो इंडिया का जो प्लान है, एंड दे कैन, जो क्वाड है, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, दे कैन हेल्प इंडिया इन द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। सी इंडिया, वी हैव बिग एम्बिशंस टू बिकम अ ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब, राइट, एंड वी हैव सेट अ टारगेट ऑफ रीचिंग $100 बिलियन इस एरिया के अंदर। तो यहाँ पर टू अचीव दिस we need help from other countries, especially quad nations. So these countries, अलग अलग countries की अलग अलग strength हैं, सब साथ में काम करेंगे, so we can make this hub even better, right? We can share our exports, our resources, our knowledge to create a successful biomanufacturing hub in India, right? So यहाँ पर
Is India the ideal choice? Indeed, India is the ideal choice, right? So यहाँ पर देखो, India is the ideal choice to host the biomanufacturing hub. Exist thanks to what? Existing infrastructure यहाँ पर है, pharmaceutical manufacturing expertise है और available workforce भी है, right? So according to Australian Strategic Policy Institute, India is among the top performers in the field of biomanufacturing in both quality of research output and in the share among research publications भी इस डायरेक्शन में. तो इंडिया के पास वो पोटेंशियल है इन दी लो कॉस्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग. मतलब अगर एनालिसिस कहती है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया वो इज़ 33% लोअर एज कम्पेयर टू दैट इन यूएसए, राइट? सो वो कॉस्ट भी कम आएगी. सो इंडिया रिक्वायर्स, जो बाकी हो गया, कॉपरेशन की ज़रूरत है हमें. इंडिया हैज़ प्लान टू इंक्रीज फर्मेंटेशन कैपेसिटी 10-fold to 10 million liters इन द नेक्स्ट 3 to 5 years. ये बात नहीं समझ आएगी क्योंकि फर्मेंटेशन टर्म आ गई ना. फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है दैट हेल्प्स टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, ड्रिंक्स हो गया. कैसे? यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट. तो एक स्पेशल वे ऑफ कुकिंग बोल सकते हो, वेयर टाइनी ऑर्गेनिजम्स डू देयर मैजिक, है ना, टू क्रिएट यूजफुल थिंग्स. सो हमारा प्लान है टू इंक्रीज दी फर्मेंटेशन कैपेसिटी इन इंडिया. इसका मतलब वी वांट टू मेक मोर प्रोडक्ट्स यूजिंग फर्मेंटेशन. करंटली जैसे वी कैन मेक 1 million liters ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू फर्मेंटेशन, हम उसको इंक्रीज करना चाहते हैं 10-fold तक. चाइना हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इट इंटेंशन टू कैप्चर दिस मार्केट. जैसे API में चाइना ने कैप्चर किया, तो यहाँ पर कंसर्न्स जो चाइना का डोमिनेंस रहा API पे, उसकी तरफ से इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते. API इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो मेडिसिन के लिए चाहिए रहता है. सो इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के चलते फार्मास्यूटिकल सेक्टर को $2 billion एलोकेट किए, राइट? एंड क्योंकि ओवरऑल बात यही है कि आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, तो यहाँ पर भी ये जो प्रपोज हब है, इट कैन हेल्प फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. यहाँ बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. कनेक्ट द इन्वेस्टर्स, एस्टैब्लिश द बायो मैन्युफैक्चरिंग फंड दैट विल बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू क्वाड, सपोर्ट इंडियाज एफर्ट्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन चाइना. सो यहाँ पर बात आ रही है टू स्केल अप. अब आप क्या करना चाह रहे हो? बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्केल करना चाह रहे हो इंडिया के अंदर. क्या चाहिए है? बूस्टिंग वर्कफोर्स और बैरियर्स को लो करना है, अपलिफ्ट करना है वर्कफोर्स की क्वालिटी को. बहुत वी हैव मेनी लाइफ साइंस प्रोफेशनल्स इन द कंट्री, लेकिन दे लैक एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग. तो हमें क्या करना है? परमानेंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ एस्टैब्लिश करना है. अभी जैसे आपने देखा डियाकिन यूनिवर्सिटी जो है गुजरात गिफ्ट सिटी के अंदर, वो अपना कैंपस लेके आ रहे हैं. ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है. सो कहने का मतलब ये है इंडिया इज चेंजिंग इट्स पॉलिसीज एंड अप्रोच एंड अलाउइंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, जो कि एनकरेज कर सकते हैं फर्दर अदर प्रोग्राम्स इन दिस रिगार्ड. ओवरऑल वी वॉन्ट लाइक यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर भी एस्टैब्लिश हो एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम अदर क्वाड कंट्रीज provide the training. So training should be the focus, right? To facilitate cross quad collaboration, biomanufacturing can house all the current bilateral efforts and establish a research collaboration office for this purpose. बिल्कुल सही है. तो यहाँ पर कोलैबोरेशन क्वाड के साथ तो होगी ही सही, लेकिन साथ ही साथ दूसरी कंट्रीज़ भी जो हैं दे कैन ऑल्सो कम इन देयर. सो क्वाड कंट्रीज़ जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया, दे वांट टू क्रिएट अ स्पेशल हब इन इंडिया फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग. एंड ये सब मैंने आपको बता ही दिया है. सो बाय हैविंग दिस हब इन इंडिया, कंट्री हैज़ बिकम, दे कैन बिकम अ लीडर प्लेयर इन बायो मैन्युफैक्चरिंग. इसका मतलब इंडिया कैन बी वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन मेकिंग थिंग्स using biomanufacturing, right? So it will help India to compete with the other countries also. So the hub will also address बाकी जो problems हैं, जो weakness है existing global system के अंदर, right? And make sure that the process of biomanufacturing here in India is safe, it is efficient, it is reliable, right? And India can become a leading player in this field with the help of Quad. So ऐसी streamlining से it will boost the collaboration efforts within the Quad and create opportunities for collaboration with nations outside the Quad as well. ठीक है, तो ये था एक आर्टिकल. उम्मीद कर रही हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो. अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you in the next one. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes, happy learning, all the best.